नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारी खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की सौगात की, डॉक्टर मोहन यादव के प्रयास की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने माधव टाइगर रिजर्व का शुभारंभ किया। ये मध्य प्रदेश का 9वां और देश का 58वां नेशनल टाइगर रिजर्व है। मुख्यमंत्री ने पुनर्स्थापना प्रक्रिया से यहां लाई गई एक बाघिन टाइगर रिजर्व क्षेत्र में मुक्त आवास में छोड़ी है। उन्होंने कहा कि आज का दिन चंबल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है। माधव टाइगर रिजर्व में बाघों का पुनर्स्थापना हो रही है। वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से राज्य को 9वां नेशनल टाइगर रिजर्व की अभूतपूर्व सौगात मिली है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी माना है। उन्होंने टाइगर रिजर्व के प्रतीक चिन्ह के विमोचन के साथ बाउंड्री वॉल का भी लोकार्पण किया और साथ में कहा, प्रदेश सरकार चंबल क्षेत्र में वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रदेश में वन संपदा है और वन्य जीव बड़ी संख्या में है। चंबल क्षेत्र के कूनों में चीता, चंबल नदी में घड़ियाल और अब माधव नेशनल पार्क में बाघ पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। चंबल में वन्य जीव और मनुष्य मिलकर सह अस्तित्व के भाव से अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारे चंबल क्षेत्र के लिए माधव टाइगर अभयारण्य के नाते से ये एक नवा हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ जुड़ा है, जहां बाघ पुनर्स्थापन का एक बड़ा प्रयोग हुआ है। अतीत के काल में 12-15 टाइगर पहले छोड़े गए थे, धीरे धीरे वो लुप्त हो गए, लेकिन भारत सरकार के सभी मापदंडों के अनुसार ये मध्य प्रदेश का नवा टाइगर रिजर्व पार्क और खास करके भारत सरकार का 58वां पार्क बना है। आज के इस अवसर पर हमें इस बात की प्रसन्नता है, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे मंत्री प्रद्युम्न तोमर जी, सारे माननीय विधायकगण, सभी मित्रों के साथ आज ये एक तरह से न केवल टाइगर का छोड़ा जाना बल्कि ये विकास के लिए बढ़ते कदम है, जिसके माध्यम से टूरिज्म के सेक्टर में चंबल एक नई कहानी लिखेगा। आपको सबको जानकारी है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने यहाँ चीता अभयारण्य की शुरुआत करके इस क्षेत्र के लिए अपने कदम बढ़ाए थे और आशीर्वाद दिया था। चीता अभयारण्य एशिया का ये पहला एक तरह से ये इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा अलग प्रकार का संकल्प था, जिसमें दूसरी पीढ़ी के चीता अब हमारे जंगल में छोड़े जा गए हैं। इसी प्रकार से चंबल में घड़ियाल, भालू, तेंदुआ, गिद्ध, भेड़िया, सभी प्रकार के वन्य जीवों से आसाद एक तरह से आप्लावित ये पूरा क्षेत्र न केवल सह अस्तित्व के हमारे उस पुराने सिद्धांत को प्रतिपादित करेगा, जिसमें हम मनुष्य के नाते से सभी जानवरों के बीच अपने अपने टेरिटरी में अपने अपने जीवन को जी करके अपने निर्धारित कर्म को करते हैं। ये वाकई अद्भुत है। ये कोई पार्क, कोई चिड़ियाघर नहीं है जहाँ जानवर अपने एक अलग प्रकार से रखे जाते हैं। यहाँ सब कुछ खुला है, मनुष्य भी अपने कामकाज करेगा, टाइगर की अपनी जिंदगी भी उसी प्रकार से रहेगी और ये सहज सुगम में सभी को देखा भी जा सकेगा। कई सारे लोगों को आज भी ये आश्चर्य लगता है कि ऐसा होता कैसे है। आमतौर पर जैसे ही टाइगर या ऐसे बड़े नाम सुनते हैं तो आदमी को सिहरन आ जाती है, डर जाता है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन बात है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे अपने देश के अंदर है, और देश के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर किसी राज्य में है तो वो मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में भी हमारा कौन सा क्षेत्र बचा है? हमारा चंबल का क्षेत्र थोड़ा सा बचा था। अब चंबल भी टाइगर अभयारण्य के माध्यम से एक बड़ी पहचान बना रहा है मेरी अपनी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से यहां पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और ग्वालियर चंबल क्षेत्र के लिए विकास के नए द्वार खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और विश्व में सबसे ज्यादा टाइगर मध्य प्रदेश की भूमि पर पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। बाघों के विचरण के लिए सिर्फ चंबल क्षेत्र ही शेष था। ये कमी भी आज पूरी हो गई। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर इस बाघ आरक्षित क्षेत्र का लोकार्पण राज्य के समग्र विकास के लिए बढ़ते कदम है। प्रदेश में वन्य जीव पर्यटन के मामले में अपार संभावनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि माधव टाइगर रिजर्व नया इतिहास लिखेगा। ये क्षेत्र अब बाघों के पुनर्वास से अपनी नई पहचान बनाएगा। यहां पहले से भालू, तेंदुआ, हिरण, चिंकारा, भेड़िया
सियार, शाही, अजगर और गिद्ध जैसे वन्य प्राणियों का बसेरा है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है। टाइगर रिजर्व बनने से वन्य जीव संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई ऊंचाई मिलेगी, ये कहा मुख्यमंत्री ने। इसको लेकर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ रहे हैं। रिटायर्ड उप वन संरक्षक अखिलेश कुमार खरे जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और वन्य प्राणी विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुदेश वाघमारे जी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस चर्चा की शुरुआत करूंगा अखिलेश कुमार जी से। सर, 9वां रिजर्व टाइगर रिजर्व मिला हमें, देश का 58वां टाइगर रिजर्व है। क्या लगता है चंबल में अब पर्यटन की अपार संभावनाएं बढ़ जाएंगी, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं? हाँ, ये सही है, बिल्कुल सही है। ये एक बड़ा बहुप्रतीक्षित टाइगर रिजर्व था। एक लंबे समय से प्रतीक्षा चल रही थी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान अब टाइगर रिजर्व बनने वाला है, जो अंततः अधिसूचित हो ही गया। तो हमारे प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व ये बन गया। ये सही है कि आज के परिवेश में वन्य प्राणी पर्यटन एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक पर्यटन के रूप में उभर रहा है। वैसे भी ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अभी वन्य प्राणी पर्यटन के रूप में केवल चंबल घड़ियाल अभयारण्य ही था। अब कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर चीता आपको देखने को मिलेगा, एवं शिवपुरी माधव टाइगर रिजर्व भी एक नया स्थान इसमें जुड़ गया है, जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सिद्ध होने वाला है। ठीक है, सुदेश जी आपसे भी प्रतिक्रिया लेते हैं। ये जो 9वां टाइगर रिजर्व बना है, माधव टाइगर रिजर्व, इसे किस तरीके से देखते हैं? इसमें वन्य प्राणियों को लेकर जो संरक्षण की बात कही जा रही है मुख्यमंत्री के द्वारा, उनका फोकस अब इस बार सबसे ज्यादा पर्यटन पर है। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कि उनने देश में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किसी राज्य में होना चाहिए तो मध्य प्रदेश में हो गए हैं उनकी वजह से। और दो उनने बहुत ही अनुकरणीय पहल की है, 2 टाइगर रिजर्व एक साथ लगभग 3-4 महीने के अंतराल से। एक तो रातापानी वाकंडकर अभयारण्य और दूसरा माधव टाइगर रिजर्व, ये दोनों को उन्होंने टाइगर रिजर्व का दर्जा दिलाया। इसके लिए मध्य प्रदेश शासन को बहुत बहुत बधाई, पहली बात। दूसरी बात, पर्यटन अभी सब जीएसटी के बाद यदि सबसे ज्यादा पैसा किन मदों में से आ रहा है, जो पहली 5 मदें हैं, तो पूरे भारत में पर्यटन भी एक बड़ा स्थान रखता है उसमें पैसा आने में, रेवेन्यू आने में। पर्यटन 2 प्रकार का पर्यटन है, एक तो विदेशी पर्यटन और एक देशी पर्यटन। तो हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में और विशेषकर से कोविड के बाद से जो देशी पर्यटन है उसमें भी काफी पैसा आ रहा है, काफी लोग आते हैं, घूमने आना शुरू हुआ है पूरे भारत में। तो ये पर्यटन को बढ़ावा तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर ये कुछ विशेषताएं हैं शिवपुरी टाइगर रिजर्व की जो हाईलाइट किया जाना, जिनका बहुत बहुत आवश्यक है। नंबर 1 कि ना केवल वो एक टाइगर रिजर्व है, ना केवल वहां पर भेड़िए और चीतल, सांभर, चिकारा, चौसिंगा, भालू पाए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी विशेषता वहां के जंगल की है, वहां एक स्पीशीज पाई जाती है करधई करके, जो अपने हर मौसम में अपना रंग बदलती है। पहले आपका बहुत पीला सा रंग होगा, फिर गुलाबी रंग आ जाएगा, फिर लाल रंग आ जाएगा। तो वहां का जंगल भी जो है मैस्मराइज करता है अलग अलग सीजन में देखने के लिए। जब उसका पतझड़ होता है तो इतना सुंदर पूरे लाल रंग का एकदम पूरा जंगल हो जाता है। एनोगाइसिस पेंडुला करके जो स्पीसीज है, लेटिफोलिया और पेंडुला, वो बहुत ही अच्छा है। तो हमें ना केवल वन्य प्राणियों को बढ़ावा देना है, हमने बाघिन 2, 3, 4 इसका नंबर है, तो वहां से लाके छोड़ी है जो हमने बांधवगढ़ से। इसके अलावा भी वहां पे बहुत सारा पोटेंशियल है। जार्ज केसल करके एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर है वहां पर, जहां पे इको टूरिज्म बोर्ड ने वहां पे अपना एक स्थान बना बीच जंगल में, गंगोर जंगल में। जार्ज आने वाले थे पंचम शायद शिकार करने के लिए यहाँ पर, तो उनके लिए तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने एक आवास बनवाया था। हालांकि वो वहां तक आ नहीं पाए, रास्ते में उनको कोई बाघ लोगों ने उनके समक्ष ला दिया और वहीं से शिकार करके लौट गए वो। मगर वो एक जार्ज केसल करके बड़ी ऐतिहासिक इमारत है। तो इस तरह से बहुत पोटेंशियल है शिवपुरी में। और निश्चित ही आप देखेंगे कि ये एक तो दिल्ली के नजदीक पड़ता है, दूसरा एयरपोर्ट के नजदीक है। तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि एकदम से अचानक वहां पर टूरिज्म की बाढ़ आ जाएगी। और ये भी समझा जा सकता है कि ये जो माधव टाइगर रिजर्व यहाँ पर ओपन हुआ है सर, तो अब कहीं ना कहीं पर्यटन की संभावनाएं तो हैं ही, शिवपुरी की स्थितियां भी बदलेंगी। वहाँ के जो लोग हैं
उन्हें भी बहुत अच्छे से रोजगार मिलेगा। ठीक है, मैं अखिलेश जी की ओर बढ़ता हूं। सर, उप संरक्षक रहे हैं आप, वनों के बारे में ज्यादा जानकारी है आपको। मैं एक छोटी सी चर्चा करूंगा। अगर भोपाल से जबलपुर के लिए अगर बाय ट्रेन जाते थे तो इस समय के वक्त बहुत बेहतरीन नज़ारा हुआ करता था। जो टेसू के फूल के पेड़ हुआ करते थे, बिल्कुल जो जंगल था वो सुर्ख लाल की तरह दिखाई देता था। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर वन्य प्राणियों का संरक्षण जरूरी है तो वनों का संरक्षण भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहे हैं और कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं और जंगलों को काटा जा रहा है, क्या सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, ये सही बात है कि वन्य प्राणी तभी रहेंगे जब सुरक्षित वन होंगे, बिल्कुल, अभय वन होंगे, बिल्कुल, क्योंकि उनका रहवास केवल वनों में है। और ये निश्चित मानिए कि जब से वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम लागू हुआ है, तब से वन का उपयोग गैर वानिकी कार्यों में बहुत ना के बराबर हो रहा है, और हो रहा है तो बहुत सोच समझ के हो रहा है। विकास कार्यों के लिए जब वन डाइवर्ट किया जाता है तो बहुत कड़ी शर्तें हैं। और हमारे जो साथी वन्य प्राणी विशेषज्ञ डॉक्टर सुदेश वाघमारे आपके साथ चर्चा में है, ये इस बात को जरूर बताएंगे कि क्या क्या उसमें ये बंधन लगाते हैं जब लैंड ट्रांसफर होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। तो आसान नहीं है लैंड ट्रांसफर होना, चाहे इंडस्ट्री के लिए हो, चाहे रेलवे लाइन के हो, चाहे रोड के लिए हो। अभी आपने देखा होगा, एरिया आप गए होंगे तो भोपाल से जो नागपुर नया रोड बना है, जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। हाँ, जो नागपुर रोड बना है अभी, तो वन विभाग की इतनी राता पानी अभियान में शर्तें थी कि वो शर्तें उनको सबको मानना पड़ी। वो शर्तों के कारण एक शानदार फ्लाईओवर बन गया है, जिससे नीचे से शानदार अंडरपास है। वन्य प्राणी आवागमन आसानी से नीचे से कर सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो अगर ऐसे प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, और जो निश्चित रूप से ऐसे ही प्रोजेक्ट लाए जाएंगे ताकि वन और वन्य प्राणी दोनों सुरक्षित रह सकें, वनों को ज्यादा क्षति ना हो, और इसी में हम और आप व वन्य प्राणी सभी का भविष्य सुरक्षित रहेगा जब इस प्रकार के प्रोजेक्ट लाए जाएंगे। हमारे डॉक्टर सुदेश वाघमारे इस पर ज्यादा अच्छी तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। ठीक है सुदेश जी, जिस तरीके से कंक्रीट के जंगल फैल रहे हैं और जो वन्य जंगल हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं, सरकार इस पे ध्यान देती है। इंदौर में भी बहुत तेजी से काम हुआ था, जहां पौधारोपण को लेकर रिकॉर्ड भी बनाया गया था इंदौर के आसपास, और ये पूरे मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा प्रोजेक्ट भी चलाए जाते हैं। लेकिन इतना काफी क्या आपको लगता है कि होगा? क्योंकि अगर जंगल रहेंगे तो ही वन्य जीव संरक्षित रहेंगे। देखिए, हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है 1952 में बनी, और उसके बाद 88 की वन नीति भी, पूरी वन नीति हमारी इस बात पर फोकस करती है कि हमारा 1/3 हिस्सा भूभाग का 133% भूभाग हमारा जंगल होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में तो विशेषकर बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अभी भी अग्रणी हैं जंगल के परसेंटेज में, मगर 33% जंगल हमारे पास अभी भी नहीं है। जंगल एक्चुअली हैबिटेट कहा जाता है इसे, वन्य प्राणियों का हैबिटेट, और अच्छा हैबिटेट उसी को माना जाता है जिसमें एपेक्स स्पीसीज के रूप में टाइगर हो। जिस जंगल में टाइगर होगा, निश्चित रूप से वहां के नदियों में, वहां के झरनों में, वहां के तालाबों में बहुत बढ़िया पानी होगा। जहां टाइगर होगा, निश्चित रूप से वहां पे मेडिसिन प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे। जिस जगह पर टाइगर होगा, निश्चित रूप से वहां पे 3 स्टोरी फॉरेस्ट होगा। तो टाइगर एक्चुअली इंडिकेटर है, ये एपेक्स स्पीसीज है, और इस बात का इंडिकेटर भी है कि जंगल बहुत अच्छा है। तो हमारे यहाँ शासन प्रयास तो कर रहा है, शासन वन विभाग भी बहुत अच्छा प्रयास करता है प्लांटेशन के लिए, मगर एक वन भूमि में एक सीमित वन भूमि है जिसमें हम काम कर सकते हैं मध्य प्रदेश में भी। और उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में जमीनें पड़ी हुई हैं, वहां पे हमारी नीति लागू नहीं हो रही। जैसे एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, एनजीटी का एक बिल्कुल मैंडेट है और आदेश है स्पष्ट कि कोई भी इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल एरिया 33% एरिया ग्रीन होगा। अब आपने यदि किसी 1000 हेक्टेयर आपके पास जमीन है, तो आपके पास 350 हेक्टेयर के आसपास हरा होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज वाले, उद्योग वाले इस चीज को पालन नहीं करते हैं और दायमा स्किप कर जाते हैं किसी तरह से। सुरेश जी, क्या सुरेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने, भी आवश्यकता है सुरेश जी कि हम जंगल लगाएं प्राइवेट सेक्टर में भी, लोग अपने खेतों में लगाएं, लोग प्राइवेट लैंड्स में लगाएं, ये इसकी आवश्यकता है जिससे कि फॉरेस्ट का। सुरेश जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने अभी दी है इंडस्ट्रियल एरिया वाली। क्या यही वजह है कि जिस वजह से जंगल अगर सिकुड़ रहे हैं, उसी वजह से जो वन्य प्राणियों के हमले हैं या वन्य प्राणियों की जो रिहायशी इलाकों में दस्तक है, ये लगातार बढ़ती जा रही हैं?
बहुत सारे केस हमें देखने को मिलते हैं छत्तीसगढ़ में हाथियों की दस्तक, यहाँ पर कभी सियार दिखाई देते हैं, कभी बाघ दिखाई देते हैं। क्या एक वजह हो सकती है? देखिए, इसको कहा जाता है टेक्निकली वाइल्ड लाइफ में मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, मानव वन्य प्राणी द्वंद। अब मानव वन्य प्राणी द्वंद का एक सबसे बड़ा कारण तो हमारा फॉरेस्ट पे डिपेंडेंसी है। हमारी बहुत बड़ी आबादी जो है अभी भी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दोनों में वनों पर आश्रित है, वनोपज पर आश्रित है, वन से मिलने वाले लाभों पर आश्रित है। इमारती लकड़ी के लिए, जलाऊ लकड़ी के लिए, फलों के लिए, जंगल की भूमि पर इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए। तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा कारण तो हमारा जंगलों के प्रति बढ़ता हुआ लालच है। जैसा मैंने कहा कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाके वनों को लगाएंगे तो जंगल पर दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा, और निश्चित रूप से जो उनका हैबिटेट है वन्य प्राणियों का वो सुरक्षित हो पाएगा। हैबिटेट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी, हैबिटेट को अनटच्ड रखा जाए, केवल वन्य प्राणियों के लिए जी सुरक्षित अखिलेश जी, आ रहा हूं आपके पास। सबसे बड़ी बात होगी। और ये दोनों कारण जो हैं, इसी कारण से है कि जो हमारे सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट यही है कि हम ऐसा वन तैयार करके रखें, ऐसा वन बचा के रखें जहां पर मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो और न्यूनतम वहां पे मानव का प्रवेश हो। बहुत अच्छी बात कही आपने अखिलेश जी। पूरी बात आपने सुरेश जी की भी समझी है और सुनी भी है। मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि सरकार ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजने के लिए भी काम करती, ये बहुत सराहनीय पहल है। संरक्षण के लिए काम करती है, वन्य प्राणियों के लिए काम करती है, ये भी जो फैसला है स्वागत योग्य है। वन संपत्ति के लिए भी सरकार काम करती है, ये भी फैसला स्वागत योग्य है। लेकिन इतना काफी नहीं होगा। जिस तरीके से जंगली जानवरों के हमले बढ़ते जा रहे हैं लोगों पर, आम जनता पर, इस पर भी सरकार को ध्यान देना होगा। देखिए, सरकार ध्यान दे रही है और मैं समझता हूं वनों के नजदीक के 5 किलोमीटर दायरे के सभी ग्रामों में जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य के नजदीक हैं, उसमें इको वन समितियां और आसपास ग्राम वन समितियां, वन सुरक्षा समितियां हैं। इनके माध्यम से जन जागरण, जन चेतना फैलाई जाती है कि वनों में सावधानी पूर्वक जाएं, राष्ट्रीय उद्यानों में, अभयारण्यों में एवं टाइगर रिजर्व में। तो देखिए, जो बागमारे साहब ने बताया कि वनों के ऊपर हमारी निर्भरता कुछ ज्यादा बढ़ रही है। हम वनों के ऊपर अपनी निर्भरता सीमित रखें। हम ऐसी जगह ना जाएं अंदरूनी वन जहां पर वन्य प्राणी बहुत ज्यादा घनत्व है। हम सचेत होकर वनों में जाएं। हम यदि वन में जा रहे हैं तो कुछ साथ में, कई लोगों को साथ में ले जाएं। हम सावधानी पूर्वक वनों में जाएं। वनों की निर्भरता की आप बात कर रहे हैं अखिलेश जी, आपसे समझना चाहूंगा, बड़े विनम्रता के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। वनों पर निर्भरता की आप बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बहुत सारा बड़ा इलाका ऐसा है, आदिवासी इलाका है, भील भिलाला, जहां पर रहते हैं और वो पूरी तरीके से वनों पर निर्भर हैं। तो शायद ये सरकार के लिए, उन लोगों के लिए संभव नहीं होगा कि वो वन पर पूरी तरीके से आश्रित ना होकर शहरी इलाकों में अपना जो मूवमेंट है वो देखें। सरकार को क्या ये देखना चाहिए कि जो वन का क्षेत्रफल है उसे बढ़ाया जाए ताकि जो निर्भरता है उसमें कमी ना आए लोगों की या आदिवासी क्षेत्र की? देखिए, ये अगर हम व्यवहारिकता की बात करें तो व्यवहारिकता में वनों का क्षेत्रफल बढ़ाने की गुंजाइश अब नहीं है। हाँ, एक बात अलबत्ता है कि जो वन हमारे पास हैं उनका घनत्व बढ़ाया जाए ताकि वन्य प्राणी उसमें ही उनके घास, चारा और उनका प्रे, शिकार वहीं पर उनको उपलब्ध होता रहे, ताकि वो वनों के किनारे पर ना आए, ग्रामों में ना जाएं, ताकि वनों के बाहर जो जाके हमले होते हैं वो हमले कम हों। ऐसा सरकार प्रयास भी कर रही है और प्रयास सदैव करती रहती है। आप भोपाल से भली भांति परिचित हैं। भोपाल में शासन ने रातापानी टाइगर रिजर्व के नजदीक भोपाल में जो बाघ आ जाते थे, इनको अर्बन टाइगर्स बोलते हैं, शहरी क्षेत्र के बाघ, इनके लिए बाड़ लगाई है, कांटे की बाड़ लगा दी गई है 16 फीट ऊंची। ऐसा ही माधव टाइगर रिजर्व शिवपुरी में किया गया है, क्योंकि शिवपुरी का जो क्षेत्र है, जो नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के क्षेत्र है, वो शहर से लगा हुआ है। तो वो वहां पर फेंसिंग भी है। तो शासन अपने स्तर पर इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस मानव वन्य प्राणी द्वंद्व को रोकने के अनेकों प्रयास कर रही है, और ताकि ये ना हो तो ये जी ठीक है। आखिर में सवाल ले लेता हूं सुदेश जी से। सर, जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं
वहां पर इसे दूसरे तरीके से देखा जाता है। कई बार जंगली जानवरों के शिकार की खबरें भी सामने आती हैं, तस्करी की भी खबरें सामने आती हैं। तो क्या जो आदिवासी इलाके के लोग हैं उन्हें जागरूक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि अक्सर देखा गया है जो तस्कर हैं उनका सहयोग या उनकी मदद कह लीजिए आदिवासी इलाके से होती रही है। तो क्या इन लोगों को भी जागरूक करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, आदिवासी हमारा जो भाई हैं वो काफी इस मामले में वन्य प्राणियों के मामले में वो भी संवेदनशील है। एक तरह से कहें कि उनकी पूजा स्थल है जंगलों में, तो वो सम्मान तो करते हैं जंगलों का। और दूसरी बात ये है कि वन्य प्राणी के संरक्षण में बड़ा सहयोग भी देते हैं। आपको बताऊं मैं, बिल्कुल। मंडला की एक जनजाति है बेगा। बेगा जनजाति आप टाइगर के साथ ट्रेवर्सिंग कर लेती है, माने टाइगर चल रहा है उससे कुछ मीटर की दूरी बनाते बनाते उसके साथ चल सकती है, और उसकी रक्षा के मामले में भी वो अव्वल दर्जे पे रहते हैं। तो हमारा ज्यादातर देखिए आप पाएंगे कि लगभग 99% हमारा ट्राइबल एरिया जो है वनों के पाए जाने वाले वन्य प्राणियों के प्रति तो उनकी कोई नेगेटिविटी नहीं है, उनके संरक्षण में भाग लेते हैं। अगली बात आती है केवल अतिक्रमण जमीन की बात। जमीन के मामले में लैंड होल्डिंग्स के लिए एक उनके मन में ठीक है विचारधारा है कि सबके पास जमीन होना चाहिए। तो अतिक्रमण जहां की बात आती है उसके बारे में जरूर हम कह सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास हमारे जो जनजाति के लोग हैं उनका संरक्षण में अच्छा योगदान है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अखिलेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुदेश जी आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सरकार ने जिस तरीके से 9वां माधव टाइगर रिजर्व प्रदेश को दिया है और देश को 58वां टाइगर रिजर्व दिया है, ये ऐतिहासिक पल तो है ही, लेकिन इससे अब पर्यटन की जो संभावना है शिवपुरी के पास वो भी बढ़ जाएगी। और सरकार के जो प्रयास वन्य जीवों को लेकर, वन को लेकर हो रहे हैं, वो भी अब स्पष्ट तौर पर जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगे हैं। हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का। और आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।